Hello friends, I welcome you all on A1 study area. Myself आफ्ताब राना। आज हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे जो भी नोटिफिकेशन हो वह सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना, मतलब जब कोई भी महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह अपने किस अधिकार का प्रयोग करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने वह राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अधीन वयस्क मताधिकार का हम प्रयोग करते हैं, यानी मतदान का। और मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1989 से पहले मतदान करने की उम्र थी 21 वर्ष, जो कि 61वें संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब हम देखते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान। भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत संविधान है। भारत के कानून का सर्वोच्च स्रोत भी संविधान है। संविधान में राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषय पर राज्य कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। अगर केंद्र तथा राज्य में विवाद होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा। किसी भी, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं बिहार और झारखंड की बात करते हैं, बिहार और झारखंड की बात करें तो ये दोनों के बीच समवर्ती सूची पर कोई एक स्टेट भी कानून बना सकती है, लेकिन इन दोनों स्टेट के बीच अगर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद होता है तो उस परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगी और केंद्र सरकार का कानून ही वहाँ पर मान्य होगा, न ही बिहार का होगा और न ही झारखंड का होगा। संविधान का स्रोत और शक्ति जनता में निहित होती है, यानी भारत के लोग जो होते हैं वो उसी में निहित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक पिंड द्रव में तैर रहा है, यानी पिंड एवं द्रव दोनों के घनत्व समान है, यदि पिंड को थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाए तो यह इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी छोड़ी गई स्थिति में होगा। जिस स्थिति में उस पिंड को हम छोड़ रहे हैं वह उसी स्थिति में होगा। जब दोनों पिंड का घनत्व समान है तो वह समान अवस्था में रहेगा। यहाँ पर घनत्व समान है तो वह समान अवस्था में ही रहेगा। अधिक घनत्व वाले वस्तु में कम घनत्व वाले वस्तु हमेशा तैरता है। जब किसी वस्तु का घनत्व अधिक और कम घनत्व वाले वस्तु हो तो उसमें वह क्या करता है? हमेशा तैरता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका आंसर है विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, यानी जिसको Ag सिल्वर कहते हैं, अर्जेंटम। और तापमान का सबसे अच्छा चालक पारा है। चांदी में प्रतिरोध न्यूनतम होता है, इस कारण चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी जो होता है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तांबा का प्रतिरोध भी कम होता है, इस कारण तांबा भी विद्युत का अच्छा सुचालक है, लेकिन सबसे अच्छा पूछे तो वह चांदी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित या पोलराइज्ड नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
सी यानी ध्वनि तरंग को ध्रुवित नहीं की जा सकती। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवन आदि, इन सबों का क्या होता है, ध्रुवन होता है, लेकिन ध्वनि तरंग को ध्रुवित नहीं की जा सकती है। ध्वनि का व्यतिकरण, विवर्तन, अनुदान, यह सब प्रतिध्वनि का गुण है। अब यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल पराध्वनिक, या इसको पराध्वनिक को हम लोग बोलते हैं पराध्वनिक, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुपरसोनिक। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो सुपरसोनिक, जबकि यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरसोनिक। मैक संख्या 1 से अधिक तो सुपरसोनिक और 5 से अधिक तो हाइपरसोनिक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि जल का सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री सी पर ही होता है। जल का असामान्य प्रसार होता है। प्रत्येक द्रव को गर्म करने पर, किसी भी द्रव को गर्म करने पर उसके किसी भी द्रव को गर्म करने पर उसका आयतन होता है, बढ़ता है, लेकिन जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा और उसके बाद पुनः बढ़ेगा। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, और केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन। यानी डिग्री सेल्सियस को भी 100 बराबर भागों में बांटते हैं और केल्विन को भी 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जबकि फ़ारेनहाइट को 180 बराबर भागों में बांटते हैं। इसलिए जल 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खौलता है। पारे का 32 से स्टार्ट होता है न्यूनतम बिंदु और 212 इसका अधिकतम बिंदु है, यानी 180 बराबर भागों में इसको क्या करते हैं, हम लोग बांटते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य ताप का मान क्या है? तो इसका आंसर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। यह परम शून्य तापमान है। यह एग्जैक्ट एक रेशियो है, डेटा है, लेकिन ऑप्शन में -273 डिग्री सेल्सियस है तो हम उसी के साथ जाएंगे। परम शून्य तापमान से नीचे प्राप्त करना अब तक संभव नहीं है और अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस की 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस के 1 किलोग्राम पानी में मिलाई जाती है तो परिणामी ताप क्या होगा? तो इसका आंसर है कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंड होने की दर कम होती जाती है, तथा जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, यानी कुल 10 भाग में से 1 भाग ऊपर रहता है, जबकि 9 भाग पानी के अंदर रहता है। जल का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, या उसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कृष्ण पिंड का ताप इसके मूल ताप का आधा कर दिया जाए तो पिंड द्वारा उत्सर्जित
विकिरण की मात्रा हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वह जो हो जाएगी वह, इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 1/2 हो जाएगी। एक कृष्ण पिंड का ताप उसके मूल ताप का आधार कर दिया जाए तो पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा वह आधी हो जाएगी। किसी पिंड का ताप का विकिरण से परस्पर संबंध होता है। पृथ्वी सूर्य के विकिरण के कारण गर्म होता है। पृथ्वी जो होता है वह सूर्य के विकिरण के कारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन यानी विकिरण। एक होता है कंडक्शन यानी चालन, कंडक्शन यानी चालन, और एक होता है कन्वेक्शन यानी CONVECTION, कन्वेक्शन यानी संवहन। वायुमंडल जो गर्म होता है वह कन्वेक्शन के कारण होता है। पृथ्वी जो गर्म होती है वह रेडिएशन के कारण होती है। और कंडक्शन यानी ठोस में ऊष्मा का चालन जो होता है वह, मतलब उस ठोस में ऊष्मा का गमन जो होता है वह चालन द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कंडक्शन कहते हैं। पृथ्वी ऊष्मा छोड़ती है जिससे क्या होता है वायुमंडल यानी कन्वेक्शन, संवहन इसको बोलते हैं। संवहन के माध्यम से गर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्व जो विद्युत के संचलन में सहायक नहीं है वह है, तो इसका आंसर है सल्फर, यानी ऑप्शन नंबर ए। सल्फर जो होता है वह विद्युत के संचलन में सहायक नहीं होता है। सल्फर को संकेत में एस से सूचित करते हैं या डिनोट करते हैं। सल्फर का परमाणु संख्या जो होता है वह 16 होता है, और सल्फर का 16, और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वह 32.1 होता है। सल्फर का मुख्य यौगिक SO2, SO3, H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी हम लोग कहते हैं या तेजाब भी कहते हैं। फिर प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण कहते हैं। और इसी में थोड़ा सा अब एक पीरियोडिक टेबल से हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि एक वर्ग का संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता, यानी किसी एक वर्ग का जो होता है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता उसका जो होता है वह हमेशा समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह धातु जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है, तो वैसा धातु कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सिल्वर, जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन रखा जाता है। फिर देखेंगे चांदी का रासायनिक सूत्र जो होता है वह Ag यानी अर्जेंटम होता है। नेटिव सिल्वर का संकेत भी जो होता है वह Ag होता है। अर्जेंटाइन का संकेत Ag2S होता है। अब इसमें देखते हैं नॉन स्टिक बर्तन की बात करते हैं। नॉन स्टिक बर्तन का आंतरिक परत जो होता है, यानी जिसके कारण कोई भी पदार्थ उसके अंदर नहीं चिपकता है, तो उसके अंदर टेफ्लॉन का परत चढ़ा रहता है, लेकिन यह उसके बाहरी परत जो होता है वह SN का होता है, यानी टीन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम सक्सीनेट को सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी एथेन यौगिक प्राप्त होता है। जब शुद्ध पदार्थ रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, तो उसे क्या हम लोग कहते हैं यौगिक। जैसे H2O यह एक क्या है यौगिक है,
क्योंकि यह दो शुद्ध पदार्थों से मिलकर इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अगर एक ही पदार्थों से मिलकर के निर्माण होता शुद्ध पदार्थों से तो उसे हम लोग तत्व कहते हैं यानी एलिमेंट, लेकिन दो से हुआ तो इसको कंपाउंड यानी यौगिक कहते हैं। जल यौगिक का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक सर्वोत्तम अपचायक है, तो इसका आंसर है एक सर्वोत्तम अपचायक क्लोरीन यानी Cl-। इस पर माइनस इसलिए ले गया है क्योंकि निगेटिव चार्ज, इसका ऑक्टेट यानी इसका परमाणु संख्या जो होता है वह 17 होता है, और इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और जब यह किसी दूसरे तत्व से जब यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यह हो जाता है रिसिप्टर यानी ग्राही, इसलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगाते हैं। क्लोरीन एक अच्छा विरंजक भी है। इसी से देखते हैं विरंजक यानी एक देखते हैं विरंजक चूर्ण का, जिसको हम लोग CaOCl या CaOCl का ट्वाइस, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। फिर क्लोरीन का प्रयोग रोगाणुनाशक, ब्लीचिंग पाउडर, फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइट आदि उत्पादन में भी होता है। फिर देखते हैं K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह +6 होती है। हम देखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे देखते हैं एक सोडियम का, तो सोडियम जो होता है वह 1 देता है, यानी इसका जो होता है 11 होता है, तो यह 1 त्याग कर अपना ऑक्टेट पूरा करता है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। फेरस को देखेंगे तो फेरस जो होता है वह Fe+ मतलब 2, जिसमें दोनों ऑक्सीकरण का उदाहरण है। उसी प्रकार फिर देखेंगे कॉपर का भी, तो कॉपर भी त्यागता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि वाक्य को शुद्ध करें। ये एक आध हिंदी प्रश्न का प्रश्न है जो SSC GD में पूछता है कि मतलब उपर्युक्त वाक्य जो भी वाक्य दिया गया है उसमें सबसे अच्छा शुद्ध वाक्य कौन सा है। घूमना सुबह अच्छा है, तो इसको एक सेमेंटिकली एक सेंटेंस में मतलब ये करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो घूमना अच्छा है सुबह, ये होगा नहीं। सुबह अच्छा है घूमना, ये भी नहीं होगा। घूमना सुबह है अच्छा, ये भी नहीं होगा। यानी सुबह घूमना क्या होता है, अच्छा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताएं। अंक भरना, यानी अंक भरना का अर्थ क्या होगा कि गले लगाना। अंक भरना या अंक भरना, तो इसका अर्थ होता है गले लगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो संयोग और वियोग जो है वह श्रृंगार रस के रूप हैं। यानी यदि देखें इसका आंसर, तो किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम, मिलने, बिछुड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन, यह सब श्रृंगार में। तो एक संयोग और वियोग जो है वह श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो इसका, यदि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 2 शब्द एक साथ प्रयुक्त हो तो दोनों के बीच योजक चिन्ह, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं यह योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे रोहन ने कहा,
तो यही एक है। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो इसका सही समास यानी सप्त सिंधु का सही समास वाला शब्द पहचानना है। तो इसका देखते हैं पहले, समास किसे कहते हैं। जिस समास का मतलब, ये तो द्विगु समास का भी, क्योंकि यहाँ पर सप्त लगा हुआ है यानी 7 लगा हुआ है। तो जिस समास का प्रथम पद जो होता है वह संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो सप्त सिंधु होता है वह क्या होता है कि 7 सिंधुओं का समूह होता है जो सप्त सिंधु कहलाता है। समास सम धन आस से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण है। तो मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग विटामिन डी यानी जिसको हम लोग विटामिन डी बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन की खोज फंक ने की थी, उस समय इसका नाम वाइटल एमीन था। इसी का बाद में कंबाइन रूप, संयुक्त रूप विटामिन दिया गया। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स कहलाता है। विटामिन को देखते हैं, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन एक इम्पोर्टेंट विटामिन है विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन, कैल्सीफेरॉल। अब देखते हैं इसमें कि विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वह कैल्सीफेरॉल होता है। ऑस्टियो अर्थराइटिस रोग अस्थियों के जोड़ों का लचीलापन है। अब एक प्रोटीन की कमी के कारण जो होता है वह क्वाशियोरकर एवं मरासमस रोग जो होता है, जिसको अस्थि सुषुरता भी बोलते हैं। तो अस्थि सुषुरता जो होता है वह प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर तथा मरासमस रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लास्टोपोर पाया जाता है। तो ब्लास्टोपोर जो होता है वह युग्मनज यानी जाइगोट में पाया जाता है। जाइगोट क्या है? जब मेल गैमेट तथा फीमेल गैमेट आपस में क्या करता है, वह संलयन करता है। इस संलयन की क्रिया को ही फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। और इन निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण करता है और यही जाइगोट विकसित होकर एम्ब्रायो का रूप लेता है। और यही एम्ब्रायो मतलब एक मेल मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में लगभग 280 डेज में एक डॉटर सेल्स या ऑफ स्प्रिंग या नवजात शिशु का रूप धारण करता है। देखते हैं फिर कि यह युग्मनज बीजाणुभिद की प्रथम इकाई है। आवृत बीजी पौधों में निषेचन को ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं यानी त्रिक संलयन भी कहते हैं। और निषेचन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। मेढक में जो होता है मेढक में बाह्य निषेचन होता है यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट वह बाहर में शरीर के बाहर संलयन करता है। फिर परागन के पश्चात निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है। यह परागन जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, एक होता है पॉलिनेशन यानी
परागन की क्रिया। परागन वैसे तो दो प्रकार का होता है, स्वपरागन और परपरागन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता है, वह रूप कौन सा है? तो यकृत भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है लीवर में। लीवर का सेकंड नाम यकृत भी है या जिगर भी है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर ही है। इसका वजन लगभग 1.5 kg का होता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। फिर ग्लूकोज यानी C6H12O6 ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। और यकृत का वजन हम देख चुके हैं। और यकृत से जो होता है पित्त यानी बाइल जो होता है वह यकृत से स्रावित होता है। और ठीक इसी यानी लीवर के नीचे एक पित्ताशय होता है जिसमें पित्त जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त नलिका कारकुपिका ग्रंथियां हैं। तो इसका आंसर है संयुक्त नलिका कारकुपिका ग्रंथियां स्तनियों की स्तन ग्रंथियां हैं। यानी जो भी स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, उनकी क्या है, यह स्तन ग्रंथियां हैं। मेढक एम्फीबिया वर्ग की प्राणी है और मेढक त्वचा से भी सांस लेता है, मुंह से भी सांस लेता है और ट्रैकिया से भी सांस लेता है। इस वर्ग के प्राणी यानी एम्फीबियंस वर्ग के प्राणी जो होते हैं वह जल और स्थल दोनों में रहते हैं। इस वर्ग के परिवर्धन के समय एक लार्वा बनता है जिसे हम लोग टैडपोल कहते हैं। और मेढक का साइंटिफिक नेम राना टिग्रिना होता है। किसी भी जीव जंतु का साइंटिफिक नेम जो होता है वह 2 शब्दों से मिलकर बनाता है। उसके प्रथम शब्द जो होते हैं जीनस यानी वंश को दर्शाता है तथा दूसरा शब्द स्पीसीज को दर्शाता है यानी जाति को दर्शाता है। फिर इस वर्ग के प्राणी के लाल रुधिर कण में केंद्रक होता है। उभयचर यानी एम्फीबियंस प्राणी की नासा छिद्र मुख गुहा में खुलते हैं। इसका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। हाइला को वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक कहते हैं यानी यह भी एक मेढक का प्रजाति है, हाइला। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन जो होता है वह प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। प्रोटीन 20 से अधिक एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। 20 से अधिक एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। मानव शरीर के 15% भाग जो होते हैं वह प्रोटीन का बना होता है। फिर सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। 10 प्रोटीन का संश्लेषण शरीर करता है तथा 10 प्रोटीन का शरीर संश्लेषण करता है तथा 10 प्रोटीन हमारे शरीर का संश्लेषण करते हैं। और प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। पर्णहरित यानी जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, तो पर्णहरित केवल पादप जगत में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण में पाया जाता है और लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। फिर मंड एवं सेल्यूलोज पादप कोशिका में पाया जाता है
और पादप कोशिका में भोजन मंड या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टार्च, स्टार्च के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की कड़ी है वह कौन सा प्राणी है? तो इसका आंसर है एकिडना। यानी और इससे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एकिडना एवं प्लैटिपस जो स्तनधारी है वह अंडा देती है। स्तनधारियों के 3 उपवर्ग हैं, यानी मैमल्स जो हैं इनके 3 उपवर्ग हैं। एक में प्रोटोथीरिया, दूसरा में है मेटाथीरिया और तीसरा में है यूथीरिया। और प्रोटोथीरिया जो है एकिडना ऑर्नियोंकेरस वर्ग में आते हैं जो अंडा देते हैं। मेटाथीरिया यानी कंगारू डाइडेल्फिस वर्ग में आते हैं जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। यानी जो कंगारू जो है वह अपने परिपक्व बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। फिर यूथीरिया जो परिपक्व बच्चे को जन्म देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित घोषित कर दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गोगाविल झील पक्षी विहार को संरक्षित घोषित किया गया है। इसे कनवर ताल, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कनवर ताल या कबर ताल झील, कबर ताल झील के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो है, यानी गोखुर झील है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी जो है वह कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था लगभग 1971 में, यानी 1971 में। और इसी 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। इससे पहले बांग्लादेश का नाम पूर्वी पाकिस्तान था। अब मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। सबसे छोटी हड्डी, कान में 3 जोड़ी हड्डी पाई जाती है, इंसस, मैलस और स्टेप्स या स्टेपीज बोलते हैं। जो इस सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जिसका आकार यानी घोड़े के नाल के बराबर होता है। चेहरे में 14 हड्डी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में कहाँ पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गांधी मैदान पटना में। पटना में ही ये इको फ्रेंडली रंगोली बनाया गया, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन है, इसमें लौह होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। फिर ऑप्शन, एक और ऑप्शन है जो आपका, वह क्या है कि यह कुछ रोगों के प्रति, यानी ऑप्शन नंबर लिख देते चौथा, यह रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है।
तो इसका आंसर जो होगा वह इसमें लौह रक्त होता है, यह भी सही है, इसमें लौह होता है। दूसरा, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह भी सही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को बांध कर रखने की क्षमता होता है। फिर नेक्स्ट है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक भी होता है, इसके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका मतलब आंसर होगा केवल वह, इसका केवल यही 3 आंसर सही है। इसमें लौह रक्त होता है, इसमें ऑक्सीजन रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसका हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड में यह वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हो वह आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।